हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। क्लास 12th के आर्ट्स वालों के लिए जो है मॉडल पेपर सॉल्यूशन करवा रहे हैं और काची के करवा दिए, हिस्ट्री के करवा दिए, पॉलिटिकल साइंस के करवा दिए, ज्योग्राफी के हो गया, साइकोलॉजी के हो गया। आज ही लास्ट करवा रहे हैं जो इकोनॉमिक्स के है। इकोनॉमिक्स के बाद अब कुछ नहीं करवाएंगे आर्ट्स वालों के लिए, ठीक है ना। बात पहले ही जान लो। पहला प्रश्न है 30 गो इकोनॉमिक्स में प्रश्न है 2 नंबर वाला, जरा में से 15-15 के 2 गो वीडियो आपको बनाएंगे, ठीक है ना। आप लोग देख लीजिएगा। पहला प्रश्न है कि व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा लिखिए। ऐसा बउआ वाला प्रश्न पूछले कोनो, देखो का एक आंसर होगा व्यष्टि अर्थशास्त्र। पहले जान लो, व्यष्टि अर्थशास्त्र वैसे अर्थशास्त्र को कहा जाता है जिसमें व्यक्तिगत आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। उसी अर्थशास्त्र को जो है हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। फिर से आप सुनिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र वैसे अर्थशास्त्र को, या ऐसे लिख सकते हैं, जिस अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत के संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। अब फिर पूछेगा समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, तो वैसे जिस अर्थशास्त्र में संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, ठीक है ना। ये दुनिया के सबसे आसान प्रश्न पूछ ले था। व्यष्टि अर्थशास्त्र जिस अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि व्यक्तिगत है कि नहीं, व्यक्तिगत आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। और जिस अर्थशास्त्र में संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। ये सब का तो पढ़े लिखे रहे। उत्पादन के साधनों को अंकित कीजिए। एगो आओ बउआ वाला क्वेश्चन पूछ ले है। उत्पादन मतलब कि कोई आप बिजनेस लगा रहे हैं तो ओकरा में काची के जरूरत है। पहला नंबर पर जमीन आपके पास होना चाहिए, तभी तो बिजनेस लगेगा। दूसरा नंबर पे आप में मेहनत यानी कि मजदूर होना चाहिए, श्रम जिसे कहते हैं। तीसरा नंबर पे आपके पास पैसा होना चाहिए। तो यह तो 3 गो हो गई। उत्पादन के साधनों को अंकित कीजिए। तो उत्पादन के साधन निम्नलिखित हैं। पहला भूमि, दूसरा श्रम, तीसरा पूंजी होना चाहिए, है कि नहीं। तरह के आइए है 2 अदृश्य मदों के नाम लिखिए। 2 अदृश्य मद कहे के मतलब हम कहाँ बेकर आंसर बताए ही। 2 गो ऐसा जो आप देख नहीं सकते हैं। पहला एगो वायुमंडल आप देख सकते हैं, दूसरा का नहीं देख सकते हैं, वो कमेंट बॉक्स में तो नहीं के बताना। ऐसा तो क्वेश्चन पूछ ले है। नेक्स्ट है प्रश्न कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें स्वामित्व जो है कोई निजी व्यक्ति होता है, जिसमें स्वामित्व जो है सरकार नहीं होता है, कोनो पर्सनल लोग होता है। फॉर एग्जाम्पल हम जो है एगो दुकान घरे खोले, दुकान अपन चला रहे हैं, ओकरे से जो है हमारे घर परिवार चल रहा है। सरकार पैसा हमरा से मांगे आ रहा है, नहीं मांगे आ रहा है, तो वो हमार कहलाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जिसमें सरकार का कोई अधिकार नहीं होता है, लोग अपने खुद मालिक होते हैं, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट प्रश्न, पूंजीगत व्यय की विशेषताएं बताइए। इतना आसान प्रश्न पूछ ले। पूंजीगत व्यय कहने का मतलब है कि किसी कंपनी में, किसी दुकान में, किसी बिजनेस में जब आप पूंजी खर्च करते हैं, व्यय मतलब खर्च ही होता है, पूंजी खर्च करते हैं अधिक कमाने के लिए, उसी को पूंजीगत व्यय कहते हैं, है कि नहीं। जैसे देखिए हम अभी व्हाइट बोर्ड पर पढ़ावे थी, ठीक है, लेकिन हमरा ज़्यादा कमाएला होखे, ज़्यादा ऑडियंस बिटोरेला होखे, तो हम अगर डिजिटल बोर्ड लगाएंगे तो डिजिटल बोर्ड लगावेला हमको पूंजी लगाना होगा कि नहीं। तो पूंजी लगाएंगे तो वो कहलाएगा पूंजीगत व्यय, कि हम जो है पैसा खर्च कर दिए, काहेला ज़्यादा कमाएला, है कि नहीं। दुनिया के सबसे आसान
सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हैं, जरा दिन भर में हमने के बाजार में जा रहे हैं तो इकोनॉमिक्स है, घरे हिसाब कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स है, मेन बात पैसा आपके पास है तो इकोनॉमिक्स है। ये सब का तो भारी है। सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या है, इहो सब क्वेश्चन पूछल है सर। सीमांत प्रतिस्थापन दर उस दर को कहते हैं जिस दर में पुराने वस्तु के अपेक्षा नए वस्तु जो है जगह ले लेता है। अब कहेंगे कि ये का हो खले, एग्जाम्पल से समझिए। मान के चलिए कि हम जो है घरे मास्टर तेल का यूज कर रहे हैं। मास्टर तेल करुआ तेल जानता है सब नु, इतना तो लड़का है सबके जानता होगा सब। तो मास्टर करुआ तेल का जो है हम उपयोग कर रहे हैं अब बहुत दिन से। अब दुकान में एक दिन गए, हम कहें कि मास्टर तेल लाइए, तो दुकानदार के पास नहीं है, तो वो कोनो तेल कहा कि हाँ ये तेल ले जाने। जैसे कोई एगो तेल होगा जो कहे ये तेल ले जाने, इहो बढ़िया हो, तो हम कहेंगे कि नहीं नहीं हमरा मास्टरे चाहिए। लेकिन नहीं, एक दिन उपयोग करके आप देखिए, अच्छा नहीं लगेगा तो मत लीजिएगा। तो वो वाला तेल हम घरे ले जाएंगे, और वो वाला जब हम यूज करेंगे आ हमको उहो वाला अच्छा लग गया, तब दुकानदार से आएंगे, कहेंगे कि मास्टर मत द, जौन देले रहा पिछलका बार उहे वाला द। तो उहे कहलाएगा का चीज, इका सीमांत प्रतिस्थापन दर। समझें, फिर से आप समझिए, लिखेंगे कैसे। सीमांत प्रतिस्थापन दर उस दर को कहते हैं जिसमें पुराने वस्तुओं के जो है जगह को नए वस्तु ग्रहण कर लेते हैं, जिसका उपयोग जो है हमें संतुष्ट करता है। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट प्रश्न, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में अंतर स्पष्ट कीजिए। बउआ वाला क्वेश्चन पूछल है सर। चलिए बताते हैं। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ प्रत्यक्ष लिखिए, एक तरफ अप्रत्यक्ष लिखिए। प्रत्यक्ष कर जो है आय पे लगता है, अप्रत्यक्ष कर जो है वस्तु पे लगता है। प्रत्यक्ष कर का जो है एक समय निर्धारित होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष कर के कोई समय निर्धारित नहीं होता है। प्रत्यक्ष कर में जो हो गया भूमि, पैसा, ये सब, और अप्रत्यक्ष कर में जो भी आप वस्तु खरीदते हैं उस पर प्रत्यक्ष कर होता है कि नहीं। आप सब्जी खरीदें चाहे आप कोई सामान खरीदें, सरकार उस पर टैक्स ले रही है, आपको मालूम नहीं चल रहा है। ठीक है ना, ये अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। जो टैक्स ले रही है सरकार, उस पर आप रोड पे चल रहे हैं उसका भी टैक्स सरकार ले रही है, आपको मालूम नहीं है। अगर ये जो मालूम नहीं है और सरकार आपसे ले रही है अप्रत्यक्ष कर है, और जो कह के ले रही है, जैसे कि जीएसटी, पैसा पर आप इतना पैसा जमा करेंगे तो इतना जीएसटी देना पड़ेगा, ये प्रत्यक्ष है कि आपसे कह के वो हक से ले रही है। जमीन पे रसीद कटवाइए, आपको टैक्स देना है, ये प्रत्यक्ष कर है कि नहीं। तो ये सब का, ये सब पूछल ऐसे क्वेश्चन है। मांग के नियम को, मांग की नियम की विवेचना कीजिए। आओ बताओ, मांग के नियम का है। जब किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो उसके जो है क्या होता है, उसके कीमत बढ़ जाता है। और जब कोनो वस्तु के मांग घट जाता है तो ओकर कीमत घट जाता है कि नहीं। जैसे कहे का मतलब, कोई वस्तु है जिसे ओकर मांग मार्केट में ज़्यादा है, तो दुकान में खरीदे जाइएगा तो दुकानदारवा 20 रुपये बढ़ा के कहेगा, काहे कि वो ज़्यादा ओकर बिकाई थे। लेकिन कोई वस्तु है जो ओकरा भी बिक ही नहीं रहा है, तो वो कहेगा कि ले जाने भैया 10 रुपया कमे दिहा। तो ये मांग के नियम है। लिखेंगे कैसे, तो मांग के नियम लिख के डैश देंगे, उसमें लिखेंगे कि जब किसी वस्तु की कीमत जब किसी वस्तु का मांग बढ़ जाता है तो उसकी कीमत में बढ़ोतरी हो जाती है, लेकिन जब किसी वस्तु की मांग घट जाती है तो उसकी कीमत में भी जो है घटाई हो जाता है कि नहीं हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं मांग के नियम। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न, विनिमय दर को प्रभावित करने वाले दो तत्वों को बताइए। ओ हो, लेकिन के रियल में शब्द जो है ना वो परेशान करता है। बाकी क्वेश्चन इतना आसान है नो कि हम का आपको बताएं। ये विनिमय मतलब होता है जिससे कि कोनो वस्तु हमनी के खरीद रहे हैं और ओकर बदले में पैसा हम दे रहे हैं, उसी को विनिमय कहते हैं। ठीक है ना सर। जैसे आप हमसे पढ़ रहे हैं
तो आप हमको जो है पैसा तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो पैसा दे रहा है जैसे कि ऑफलाइन में कोई पढ़ रहा है उसके बदले में हमको पैसा दे रहा है, तो वो विनिमय दर है। लेकिन यहाँ पे पूछा है ना कि विनिमय दरों को प्रभावित करने वाले 2 तत्वों के नाम बताइए। देखिए पहला तत्व का है आयात निर्यात। विनिमय दर जो है आयात निर्यात से प्रभावित होता है, ठीक है। दूसरा तत्व है वस्तु की मांग। जब वस्तु की मांग अधिक होती है तो विनिमय दर भी जो है अधिक होते हैं, ठीक है ना। तो दो तत्व बताया था, 2 हम आपको बताए ना जी, हो गया ना खेला। नेक्स्ट प्रश्न है कि परिवर्तनशील अनुपात के नियम की अवस्थाएं लिखिए। चलिए ठीक है, परिवर्तनशील अनुपात के नियम की अवस्थाएं लिखिए। जैसे में से 2-3 गो क्वेश्चन है जो मॉडल पेपर में तो एक आंसर ने दिले है, जो मॉडल पेपर खरीदले है सब तोनी के और आंसर ने दिले है। जैसे कि हई उत्पादन के साधन 2 पहला क्वेश्चन नहीं दिले है, दूसरा क्वेश्चन ने, तीसरा क्वेश्चन के आंसर नहीं दिले है, परिवर्तनशील वाला के आंसर नहीं दिले है। ये जब फिर सीमांत प्रतिस्थापन, जैसे वो सब जो आंसर दिले है गूगल से एक बार सर्च किया है, सब कॉपी करके पेस्ट किया है, सब हाली हाली के चलते जो है मॉडल पेपर मार्केट में निकाल दिया है। सब लइकन समझे कि नहीं समझे, ओकरा से का मतलब है पैसा ओकने के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये हमारा खराब लगल है कि किताब जब जो है ना बिजनेस के तौर पे बेचा जाने लगे तो समझिए कि हमनी के पीछे जा रहे हैं, है कि नहीं। पर जो कभी भी शिक्षा को व्यापार नहीं बनाना चाहिए। हमने के ये समझी थी ऐसे। परिवर्तनशील अनुपात के नियम की अवस्थाएं लिखी। परिवर्तनशील अनुपात के नियम के निम्नलिखित अवस्थाएं हैं। इसे अवस्थाएं क्या होती है तनिए आपको समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई चीज़ जो है मार्केट में साधारण बिक रही है, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं मैगी जो 5 रुपये के पैकेट हम खाते हैं, हम लोग खाते हैं ना, उसी मैगी जो है मैगी कंपनी डेली कहती है, एक एग्जांपल दी है, ठीक है ना, डेली कह रही है कि हमारे 100 पैकेट मैगी जो है मनेर में बिक रहा है। मनेर ने तो निकने समझेगा इंडिया में बिक रहा है। एग्जाम्पल लिए हैं, ऐसे तो 100 करोड़ 200 करोड़ ऐसे बेचल ऐसा। तो एग्जाम्पल कि मैगी कंपनी कह रही है कि हमारे इंडिया में पूरा जो है 100 पैकेट मैगी बिक रहा है। एगो दिन ऐसा आया कि एक के दिन में मैगी जो है 1000 पैकेट बिका, ठीक है ना। अब बताइए मार्केट में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? एकदम हुआ। मैगी कंपनी कह रही थी कि डेली 100 को बिकता, अब एक के दिन में 1000 ओकर बिक गई, तब परिवर्तन हुआ। तब परिवर्तन हुआ तो कंपनी में क्या करना चाहिए? पहले तो उसकी उत्पत्ति को बढ़ाना है। बढ़ाने का मतलब कि मैगी उसको और अधिक बनाना होगा ना, क्योंकि वो 100 के अनुसार डेली बना रहा था, अब 1000 के दिन में बिके लगल। तो परिवर्तन वही हम समझाना चाहते थे कि परिवर्तनशील अनुपात की अवस्थाएं जो हैं वो पहली ही अवस्थाएं हैं उत्पत्ति, और उत्पत्ति जो है वो मार्केट के मांग के अनुसार परिवर्तन होते रहती है, ठीक है ना। उसी को परिवर्तनशील अनुपात कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कि राजस्व प्राप्तियों की परिभाषा दें। का कहल जाए हो राजस्व प्राप्ति मतलब कि राज्य सरकार जो आपसे टैक्स वसूलती है उसी की परिभाषा दीजिए। लिखेंगे का? तो सरकार द्वारा वसूली गई सभी प्रकार के कर को राजस्व प्राप्ति कहते हैं। हो गया, सरकार द्वारा वसूली गई सभी कर को राजस्व प्राप्ति कहते हैं। कितना आसान प्रश्न पूछल ऐसा। 12 नंबर प्रश्न। आइए तनी समझते हैं। किसी वस्तु को सामान्य वस्तु कब कहा जाता है? किसी भी वस्तु को सामान्य वस्तु कब कहा जाता है? देखो, दुनिया के सबसे बउआ वाला प्रश्न पूछा है। किसी वस्तु को सामान्य वस्तु तब कहा जाता है जब वो वस्तु व्यक्तिगत कमाई पे डिपेंड हो। जैसे हम अगर ज़्यादा कमा रहे हैं तो उस वस्तु का दाम भी जो है ज़्यादा हो जाएगा, और अगर हम कम कमा रहे हैं
उस वस्तु का दाम भी कम हो जाएगा तो उसे हम लोग सामान्य वस्तु कहते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल बताएं, सब्जी जो होता है, सब्जी हम लोग खाते हैं, आलू प्याज मिर्चाई, ये सब सामान्य वस्तु के अंतर्गत आता है। देखिएगा, जब सब चीज़ के दाम बढ़ेगा तो एकरो दाम बढ़ेगा, लेकिन जब सब के घटेगा तो एकरो दाम घटेगा। तो ये सामान्य वस्तु है, यानी कि जो व्यक्ति के कमाई पे डिपेंड करता है। अगर व्यक्ति का कमाई बढ़ता है उसका, तो वस्तु का भी दाम बढ़ेगा, और व्यक्ति की कमाई घटेगा तो वस्तु का भी दाम घटेगा। उसे हम लोग सामान्य वस्तु कहते हैं। नेक्स्ट है कि उत्पादन संभावना चक्र क्या है। ओ हो, उत्पादन संभावना चक्र जो है एक प्रकार की सरकार द्वारा उत्पादन की एक चक्र है। उत्पादन संभावना चक्र जो है सरकार द्वारा उत्पादन की एक चक्र है, जिसमें सरकार निर्धारित करती है कि कौन सी वस्तुओं का हमें उत्पादन करना चाहिए, कितना उत्पादन करना चाहिए, जिससे हमको अधिक से अधिक लाभ हो सके। ठीक है ना, यही संभावना चक्र है। संभावना चक्र उस चक्र को कहते हैं जिसमें सरकार जो है उत्पादन से संबंधित निर्णय लेती है। ठीक है ना, समझ ये सब कौन जिसे रटेंगे ना ये सब क्वेश्चन, तो आपको जिंदगी में कभी याद नहीं होगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन, कर की मुख्य विशेषताएं क्या है। टैक्स के मुख्य विशेषता क्या है बताइए। आप लोग नहीं बताइएगा तो हम तो बताइए करेंगे। कर की मुख्य विशेषताएं यही है कि कर आप कौनो स्थिति में रहें, आप गरीब हैं, अमीर हैं, बीमार हैं कि स्वस्थ हैं, आपसे कर वसूला जाएगा। यही कर की मुख्य विशेषताएं हैं। अब कहेंगे कि कैसे, आप दवाई खरीदे जाएंगे उस पे भी कर है, आप जो है सब्जी खरीदेंगे उस पे भी कर है, सब पे टैक्स लगल है, इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली। ठीक है ना, आप बीमार हैं कि का हैं, जमीन की रसीद साल भर में एक बार कटावे पड़ी। आप सब्जी खरीदे जाएंगे, दवाई खरीदे जाएंगे, आटा चावल खरीदे जाएंगे, आपसे टैक्स लिया जाएगा। तो टैक्स की यह विशेषता है कि आप किसी भी परिस्थिति में रहें, टैक्स तो आपसे वसूलेगा सरकार। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मोड़ बिंदु की विवेचना कीजिए। ये मोड़ बिंदु की विवेचना वाला भी क्वेश्चन के आंसर मॉडल पेपर में नहीं दिले है। चलिए, लेकिन हम आपको बताते हैं कि ये मोड़ बिंदु की विवेचना, मोड़ बिंदु के बारे में विवेचना मतलब कि बताइए मोड़ बिंदु क्या है। तब मोड़ बिंदु क्या होता है, जब हम किसी इनकम का जो है एथी बनाते हैं, का उसको बोलते हैं यार, ग्राफ बनाते हैं। जब हम किसी इनकम का ग्राफ बनाते हैं तो उस ग्राफ में जो सबसे अधिक बार बिंदु आता है ना, उसी बिंदु को हम लोग मोड़ बिंदु कहते हैं। ठीक है ना, जब किसी भी इनकम मतलब कमीनी का हम लोग अर्थशास्त्र में ग्राफ बनाते हैं, उस ग्राफ में जो सबसे अधिक बार आता है बिंदु, उसी को मोड़ बिंदु कहा जाता है। ठीक है ना, ये 15 गो प्रश्न बउआ लेखा समझा दिए। अगर इकोनॉमिक्स में आप बेटर करना चाहते हैं ना, मेरा सलाह है मॉडल पेपर के क्वेश्चन आंसर को जो है कंप्लीट कीजिए ऑब्जेक्टिव टू सब्जेक्टिव। क्वेश्चन बैंक के 2021, 2020 और 2019 के सभी प्रश्नों को क्लियर कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जितना है सब आप इकोनॉमिक्स में 100 में 100 लिख के आएंगे, इस बात की हम गारंटी लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इसका नोट्स हम बनाए ही नहीं हैं। वीडियो देखें, अच्छा लगा है तो इसे शेयर कीजिए और वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।